इसी तरह से नमक के स्थान पर, सादा नमक के स्थान पर हम सेंधा नमक काम में लें, रॉक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, वो काम में लें। सिर्फ सब्जी में, बाकी किसी चीज में नमक डालने की जरूरत नहीं है। ये जो कई लोगों की आदत होती है, हर चीज में नमक डालते हैं, फलों में नमक डाल के खाते हैं। अरे फल का खुद का स्वाद इतना अच्छा है, उसमें नमक डालकर उसका स्वाद विकृत करने की क्या आवश्यकता है। हमने वास्तव में अपने स्वाद को इतना विकृत कर लिया है कि हम नमक, चीनी और मिर्च के अलावा कोई स्वाद जानते ही नहीं है। हर चीज में वही डालते रहते हैं। अरे लौकी खा रहे हैं तो लौकी का स्वाद आना चाहिए, गाजर खा रहे हैं तो गाजर का स्वाद आए, गोभी खा रहे हैं तो गोभी का स्वाद आए। हर चीज में नमक मिर्च का क्या स्वाद लेना है। तो हमने अपने जो छह रस है, षड रस है, वो सारे हमारे होने चाहिए आहार में। केवल 2-3 रसों से ही हम अपने को पूरी तरह से भर लेते हैं, वो नहीं होना चाहिए। 6 रस होने चाहिए। और इस दृष्टि से अलग अलग चीजें हम जो ये फल, सलाद, अंकुरित ले रहे हैं, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसमें 6 रस होते हैं। आंवला, वेरी गुड, जिसमें वो 6 रस हैं। तो इसका प्रयोग हम ये मतलब इसको रसायन कहा गया है। आयुर्वेद में कुछ चीजों को रसायन बोला गया है कि वो मतलब वो कितने अच्छे हैं कि वो हर एक को लाभ पहुंचाने वाले हैं। तो ऐसे पदार्थों का हम ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। और मैदा के स्थान पर, तीसरी चीज मैदा के स्थान पर हम चोकर समेत आटे का प्रयोग करें। और ज्यादा अच्छा रहेगा पूर्ण अन्न का, अंकुरित का प्रयोग करें, वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो क्योंकि उसमें भी वही ध्यान रखें, आप जो भी अनाज खाते हैं, आटा पिसाते हैं, तो आटा पिसाने के अंदर भी काफी कुछ उसकी गुणवत्ता नष्ट हो जाती है। आप दाल खाते हैं, उबाल कर उसको पका कर खाते हैं, उस दाल की तुलना में अंकुरित मूंग 20 गुना ज्यादा लाभ देते हैं। उसमें विटामिन की मात्रा 20 गुना तक बढ़ जाती है। तो जितना आप जीवंत खाते हैं उतना वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। तो अभ्यास बनाएंगे, थोड़े समय में हो जाएगा। तो अधिक से अधिक कोशिश करें हम कैसे आहार लेना है, जीवंत फल, सलाद, अंकुरित। और क्या नहीं लेना है, ये सारी जो चीजें वर्जित है, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, मैदा की चीजें, नॉन वेज, जितनी भी पैकेज फूड है, प्रिजर्वेटिव डली हुई, आर्टिफिशियल कलरेंट डली हुई चीजें, वो नहीं लेनी है। ये 3 सफेद जहरों का त्याग करना है। और किसी भी तरह का व्यसन, बीड़ी, सिगरेट, शराब, जर्दा, गुटखा, ये तो सीधे सीधे जहर है, इनका प्रयोग तो कदापि नहीं करना है। तो ये क्या खाएं, इसके बारे में जाने। अच्छा से अच्छा भोजन भी अगर सही ढंग से नहीं खाया जाएगा, वो लाभ के स्थान पर हानि कर सकता है। कैसे? जो बचेगा नहीं वो सड़ेगा, सड़ेगा, गैस टॉक्सिन्स बनाएगा, शरीर पर बोझ बनाएगा। तो कैसे खाएं ये भी समझें। क्या खाएं हमने जाना, कैसे खाएं? अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएं। अंग्रेजी में इसके लिए कहावत है, ईट योर लिक्विड्स, ड्रिंक योर सॉलिड्स। तो ये दांत हमारे, मुंह क्या है, ग्राइंडर है, हाथें क्या है, मिक्सर है। तो मिक्सर से ग्राइंडर का काम नहीं लिया जा सकता है। तो क्योंकि अगर वो हम बिना चबाए ले जाएंगे अंदर, वो उसका पाचन पूरी तरह से होगा नहीं। प्रयोग करके देख लीजिए। बच्चों को, जैसे छोटे बच्चों को, 6-8 महीने के बच्चे को आपने किशमिश दे दिया, अब उसके दांत थोड़ी है, वो चबाएगा क्या? 2 दांत है सामने के, उससे कोई चबाना थोड़ी आएगा। वो क्या करता है, निकल जाता है। अगले दिन उसकी लेटरिन में वो यूं का यूं दिख जाएगा। आप भी अंकुरित साबुत अंकुरित अन्न, 1 चम्मच अंकुरित का बिना चबाए निकल जाइए, अगले दिन देख लीजिएगा आपकी लेटरिन में यूं के अंकुरित दिख जाएंगे। जानवर अनाज, जिनको चारे के साथ अनाज दे देते हैं, वो उसको चबाते नहीं है, ऐसा ही निकल जाते हैं। वो जुगाली में भी वापस कोई हरा चारा ही आता है उनके, वो नहीं आता तो क्या होता है, वो उनके गोबर में यूं का यूं निकल जाता है। जिसको बीन कर कुछ लोग अनाज, उसको अनाज का प्रयोग करके उसके आटे की रोटी वो खाते हैं। तो वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन ये ध्यान रख लें कि अच्छी तरह से चबाना भोजन के पाचन के लिए बहुत जरूरी है। और मुंह से जो पाचन चालू हो जाता है, क्योंकि मुंह की लार में एक एंजाइम होता है टाइलेज,
सलाइवरी अमाइलेज, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और इसको एक प्रयोग द्वारा आप स्वयं करेंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा, फिर अपने आप ये अच्छी तरह चबाना आपके जीवन में उतर जाएगा। आज जब भोजन करें, 1 ग्रास रोटी का लीजिएगा, उसके साथ सब्जी मत लगाइएगा, उसको इतना चबाइए कि पूरा मुंह के अंदर लिक्विड बन जाए। जब तक वो पूरा लिक्विड नहीं बन जाता है, उसको नीचे नहीं उतारे, निगले नहीं, आप देखेंगे वो मीठा लगने लग गया। कहां से आई वो मिठास? रोटी तो मीठी नहीं होती है, वो मिठास कहां से आई? उसमें जो स्टार्च था रोटी के अंदर, उसका पाचन हुआ अमाइलेज के द्वारा, वो शर्करा में बदल गया। मीठा होता है, शक्कर मीठी होती है, वो आपको मीठा लगने लगेगा। तो ये आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि चबाना कितना जरूरी है उसके पाचन के लिए। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से चालू हो जाता है तो छोटी आंत में, डियोडिनम जेजुनम में जाकर उसका पूरा पाचन हो जाता है। क्योंकि स्टोमक में बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक एनवायरनमेंट रहता है, वहां कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, तो वहां से प्रोटीन का पाचन होता है, वो आगे चला जाता है ऐसा का ऐसा। और अगर आपने यहाँ से चालू करनी ही प्रक्रिया चालू नहीं करी, तो छोटी आंत में उसको इतना समय नहीं मिलता है कि वो पूरी तरह से पचे। कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाएंगे और बचेगा नहीं तो क्या होगा? सड़ेगा, गैस बनाएगा। गैस बनने के 3 मोटे कारण है: बिना भूख के खाना, बिना चबाए खाना और देर रात्रि से खाना। तो अच्छी तरह से चबाना उसके पाचन के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आप भोजन का पाचन जो आमाशय में, आंतों में जो मिक्सिंग की प्रक्रिया होती है, अगर कोई सॉलिड चीज पड़ी होगी तो वो मिक्स नहीं हो पाएगी। जब मिक्स नहीं होगी तो उसका पाचन सही ढंग से नहीं होगा। सिर्फ बाहर की सरफेस पर वो एंजाइम्स काम कर पाएंगे, अंदर तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। और जो पूरी तरह से चबाई हुई चीज है, पूरी लिक्विड बन गई है, उसमें तो वो एंजाइम्स पूरे एक एक अणु तक, भोजन के एक एक अणु तक पहुंचकर उसको पचाने का काम करेंगे। पीने की चीजों को भी हम घूंट घूंट करके पिए। एक तो पानी खड़े होकर गट गट करके ऊपर से ना पिए, मुंह लगाकर घूंट घूंट करके पिए, बैठ कर पिए। और कोई भी चीज ले रहे हैं आप, दूध पी रहे हैं, कोई जूस ले रहे हैं, मुंह की लार मिलाते हुए पिए, तो उसका पाचन ज्यादा अच्छी तरह से होगा। तो जो भी आप खाने पीने की चीजें ले रहे हैं, मुंह में घुमाते हुए, मुंह की लार मिलाते हुए, वो बहुत कीमती चीज है मुंह की लार, उसको कभी भी बर्बाद नहीं करना है। तो भोजन करते समय, बोलते हुए, अपन बातें करते हुए, या टीवी देखते हुए, बात कोई व्हाट्सएप पर चैट करते हुए, कुछ पढ़ते हुए नहीं करना है। पूरी तरह से ध्यान भोजन की क्रिया में लगाना, अच्छी तरह से चबा जाए। एक बार ग्रास मुंह में रख लिया, अब मुंह बंद कर लें, और जब तक वो पूरा ना चब जाए, पूरी तरह से वो लिक्विड ना बन जाए, तब तक मुंह ना खोलें। कई लोगों की आदत होती है भोजन करते समय मुंह खुला चलता रहता है, वो हवा जाती रहती है, वो प्रॉपर ढंग से उसका सलाइवा जो लार है उसमें नहीं मिल पाती है, और उसका पाचन सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो मुंह बंद करके खाएं, ध्यान रखें। फिर कितना खाएं? दुनिया में जितने लोग भूख से मर रहे हैं, उससे हजारों गुना ज्यादा लोग अति आहार से पीड़ित हैं। उसकी वजह से सारी लंबी बीमारियां, उनमें एक बहुत बड़ा कारण अति आहार है। तो वास्तव में हमें कितना भोजन चाहिए और कितना हम अधिक कर रहे हैं, और इसको समझने के लिए जब यहाँ आते हैं योगग्राम में या पतंजलि बैलेंस में आते हैं, जो भी आते हैं अति आहार के आदि होते हैं, हम उनको सिर्फ एक पहला दिन 2 रोटी दी जाती है, शाम को तो वो भी नहीं दी जाती है, एक टाइम दी जाती है। उनको लगता है कि यहाँ तो भूखों मरेंगे। वही 7 दिन वहां रहने के बाद जब उपवास भी कर लेते हैं, फलाहार पर भी रह लेते हैं, फिर समझ में आ जाता है कि वास्तव में कितनी जरूरत है। तो 7वें दिन जब वापस जब जाने के दिन उनको 2 रोटी दी जाती है, वो नहीं खाई जाती है, उनको लगता है इसकी जरूरत ही नहीं है, एक ही पर्याप्त है। समझ में आ जाता है वास्तव में हमें कितने आहार की जरूरत है और हम कितना अधिक खा रहे हैं। तो आमाशय की कैपेसिटी का आधा भोजन से भरें, आधा खाली रखें। किसके लिए? पाचक रसों की श्रवण के लिए, सीक्रेशन के लिए, और दूसरा मिक्सिंग की प्रक्रिया के लिए। अगर कोई ठसाठस भरी हुई बोतल होगी
जैसे शरबत की बड़ी बोतलें आपने देखी होंगी, ऊपर तक भरा हुआ है। अब अगर उसको हिलाना चाहे ऊपर, अगर कुछ जैसे उसमें चाशनी जमी हुई है, हम हिलाना चाहें, कर पाते हैं? नहीं हिला पाते हैं। क्या करना पड़ता है उसमें से? पहले 2-4 चम्मच हम उसमें से निकालनी पड़ती है, उसके बाद हिला पाते हैं। तो मिक्सिंग की प्रक्रिया के लिए खाली स्थान चाहिए। और दूसरा, पाचक रसों को स्रावित होना है तो उनके लिए जगह चाहिए। अब अगर आपने भर पेट ठूस ठूस कर खा लिया, डाइजेस्टिव जूसेस के लिए जगह नहीं रहेगी तो क्या करेंगे वो? बिना जूसेस के तो पाचन होगा नहीं। तो जूसेस के सिक्रेशन के लिए क्या करेंगे? आमाशय की वाल को फैलाएंगे, जैसे गुब्बारा को फुलाते हैं वैसे उसको फुलाएंगे। आपने कभी गुब्बारा फुलाया है? जो नया गुब्बारा है, एक बार फुला के उसकी सारी हवा निकाल दीजिए, क्या वो ओरिजिनल शेप में आ जाता है? थोड़ा बड़ा रहता है। ऐसे ही आमाशय को आप जितना फुलाते जाएंगे, क्या होगा? उसकी वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, वो ढीला होता जाएगा, वो बड़ा होता जाएगा। तो जितना आप आमाशय की क्षमता बढ़ेगी उतना फिर आपको ज्यादा आहार खाना पड़ेगा उसकी तृप्ति के लिए। एक ये विशेष साइकिल हो जाती है, इसीलिए लोगों का वजन बढ़ जाता है। फिर वो बैरिट्रिक सर्जरी कराते हैं, गैस्ट्रिक बाईपास करवाते हैं, लेकिन आदत नहीं बदली अपनी और ज्यादा खाने की, तो क्या होता है? फिर वही राग के 3 बात वो करवा के एक बार कम नहीं किया, फिर वापस बढ़ना चालू हो जाता है, वहीं पहुंच जाते हैं। आते हैं बहुत सारे ऐसे लोग, बैरिट्रिक सर्जरी करवाई, 50 किलो वजन कम हो गया, फिर क्या हुआ? 2 साल बाद वापस आ रहे हैं 40 किलो वजन बढ़ा के। कोई फायदा नहीं हुआ, आपने पेट को भी खराब कर लिया, आपने पूरा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब कर लिया और वहीं के वहीं पहुंच गए। तो अच्छी तरह से जब हम चबा चबा कर खाते हैं तो उसका दूसरा लाभ ये भी होता है, आप अति आहार नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे जो चबाने की प्रक्रिया मैस्टिकेशन की, उसका संबंध है हमारे तृप्ति केंद्र से। जब हमें अंदर से तृप्ति हो जाती है, पेट भरा नहीं भरा, अंदर से तृप्ति होती है, तब हम भोजन बंद करते हैं। तो तृप्ति केंद्र का संबंध है चबाने की प्रक्रिया से। तो जब हम अच्छी तरह से चबा चबा कर खाते हैं तो कम भोजन में ही हम ज्यादा उसको तृप्ति दे पाते हैं और अति आहार से बचते हैं। ये वैसे भी अब चबाने की आप बात समझिए, जो चीज आपको स्वादिष्ट लग रही है, स्वाद कहाँ पर है? जीभ पर है। जीभ से नीचे उतरने के बाद कोई स्वाद है क्या? तो अब आप अगर इसको घटाघट निगल रहे हैं, आपने स्वाद लिया कहाँ है? अब उस स्वाद की पूर्ति करने के लिए आप क्या कर रहे हो? बार बार वो चीज खाए जा रहे हो। उसी एक ही चीज को, एक ग्रास को आप अच्छी तरह, जब तक उसमें स्वाद आना खत्म ना हो जाए तब तक मुंह में रखिए। तो आप उसकी जो अति कर रहे हैं, स्वाद के वशीभूत होकर जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं, उस प्रवृत्ति से अपने आप ही बाहर आ जाएंगे। स्वाद आपको जितना चाहिए उतना आपने थोड़े से में ही ले लिया, जब तक जीभ पर रखा है तब तक स्वाद आ रहा है उसका। फिर जब वो पच गया, उसका स्वाद चेंज हो गया, तब वो नीचे ले जाए। तो अति आहार से भी बचेंगे आप और स्वाद भी पूरा ले पाएंगे। चौथी चीज है, कब खाएं? समय से खाएं, बिना भूखे न खाएं। ये दो चीज का ध्यान रखें। समय से खाएं क्योंकि हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। जैसे आप रोज सुबह 4 बजे उठते हैं तो अपने आप 4 बजे आपकी नींद खुल जाती है बिना अलार्म के। कौन जगा रहा है? वो बायोलॉजिकल क्लॉक अंदर जो फिट है। ऐसे ही जब भोजन, मान लीजिए 12 बजे भोजन करते हैं तो 12 बजे अपने आप आपको भूख लगना चालू हो जाती है। सबका अनुभव है। क्या हुआ? वो यहाँ से बायोलॉजिकल क्लॉक से सिग्नल आ गया, आमाशय ने अपना काम चालू कर दिया, जूसेस का सिक्रेशन चालू कर दिया। अब अगर समय हो गया और हमने भोजन नहीं किया तो क्या होगा? वहां से वो तो सबकॉन्शियस लेवल से काम करती बायोलॉजिकल क्लॉक, तो वहां से तो सिग्नल आ गया, उसको थोड़ी पता है कि भोजन आएगा कि नहीं आएगा। उन्होंने तो सिग्नल दे दिया, 12 बजे सिग्नल दे दिया। अब आपने भोजन नहीं किया तो क्या होगा? पेट में एसिड का लेवल बढ़ गया, एसिडिटी हो गई। फिर 2 बजे आपने भोजन किया, यहाँ से कोई सिग्नल आया नहीं, आमाशय की कोई तैयारी नहीं है, आपने डाल दिया, अब जूसेस का सीक्रेशन नहीं हुआ, क्या हो गया? अपच हो गई, इंडाइजेशन हो गई। तो ध्यान रख लें, समय से खाएं, बिना भूखे न खाएं। लेकिन समय हो गया है, भूख नहीं लग रही है, तो क्या करें? पोस्टपोन नहीं करें, कैंसल कर दें। एक समय का लंघन हमें 4 समय की परेशानियों से बचाएगा। नहीं तो वो एक
विशेष साइकिल चालू हो जाती है कि अभी भूख नहीं है, हमने पोस्टपोन कर दिया, फिर 2 बजे जब भूख लगी, भोजन किया आपने, उस समय तक यहाँ से सिक्रीशन नहीं हुए, उसका इंडाइजेशन हो गया। अब इंडाइजेशन हो गया तो अगला भोजन है, उसके ऊपर इसका असर पड़ेगा, भूख नहीं लगेगी, फिर जबरदस्ती खाएंगे, एक श्रृंखला चालू हो जाएगी गड़बड़। उसके स्थान एक समय का लंघन, हमें 4 समय, उस समय तो आपको थोड़ा एसिडिटी होगी, लेकिन अगले समय आपको कड़ाके की भूख लगेगी और उस समय जो आप खाएंगे वो पूरा उसका अच्छी तरह से पाचन कर पाएंगे। तो समय से खाएं, बिना भूख के न खाएं। और 5वीं और बहुत महत्वपूर्ण बात, किस भाव से खाएं, क्योंकि ये भी पथ्य का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कि आप क्रोधित होकर, चिंतित होकर, तनाव में आकर कुछ भी खा रहे हैं, वो अपथ्य है। शांत चित्त से, प्रसन्नता के साथ, आराम से, धैर्य के साथ भोजन करें। समय कम है, मान लीजिए 10 मिनट का समय भोजन करना है, तो आप 2 के स्थान पर 1 रोटी खाएं, आधी रोटी खाएं, पर जो खाएं उसको शांत चित्त से अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएं। वो आपको ज्यादा गुण करेगी, बजाय कि 10 मिनट में जल्दी जल्दी ठूस के सारा अंदर डाल देंगे। क्योंकि वो जो पचेगा नहीं, वो अच्छी तरह से चबाए नहीं, वो पचेगा नहीं तो सड़ेगा तो गैस टॉक्सिन्स बनाएगा और शरीर पर बोझ बढ़ा देगा। वो शक्ति देने के स्थान पर हमारी शक्ति को खींच लेगा। इसलिए भले कम खाएं, लेकिन जो खाएं शांत चित्त से, अच्छी तरह से चबा कर खाएं। क्रोधित होकर, चिंतित होकर जब खा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अपने नकारात्मक विचारों के द्वारा उस भोजन को जहर बना रहे हैं। हमारे वाइब्रेशंस का क्या असर पड़ता है भोजन पर। जापान के वैज्ञानिक डॉक्टर मसारू इमोटो, इन्होंने प्रयोग किया इस पर। एक ही समय एक जैसे 2 ग्लासेस में पानी लिया, एक पर लिखा बुद्ध, एक पर लिखा हिटलर। जापान में बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार है, तो वहां पर जब जिस पर बुद्ध लिखा था उसको सबने श्रद्धा के, प्रेम के वाइब्रेशंस दिए, जिस पर हिटलर लिखा हुआ था उसको घृणा के वाइब्रेशन दिए। फिर दोनों का बर्फ जमाया गया, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के द्वारा देखा गया। जिस पर बुद्ध लिखा हुआ था उसमें बहुत सुंदर आकृतियां, बहुत सुंदर क्रिस्टल्स बने। जिसमें हिटलर लिखा हुआ था उसमें बिल्कुल बेतरतीब आकृतियां बनी। फिर यही प्रयोग उन्होंने अलग अलग मंत्रों पर, शब्दों पर, विचारों पर किया। आई लव यू, आई हेट यू, जहां जहां उन्होंने सकारात्मक विचार दिए वहां बहुत सुंदर आकृतियां बनी। जहां नकारात्मक शब्दों का चयन किया गया, नकारात्मक विचार दिए गए, वहां बिल्कुल बेतरतीब आकृतियां। फिर ये उन्होंने प्रयोग चावल पे किया, पौधों को पानी दिया उस पे किया। जिन पौधों को सकारात्मक वाइब्रेशन वाला पानी दिया उनकी बढ़ोतरी बहुत अच्छी हुई, जिनको नकारात्मक वाइब्रेशन वाला पानी दिया उनकी बढ़ोतरी नहीं हुई, मुरझा गए। चावल, 2 पात्र में चावल लिए गए, एक को पॉजिटिव वाइब्रेशन दिए, एक को नेगेटिव वाइब्रेशन दिए। जिसको पॉजिटिव वाइब्रेशन दिए वो महीने भर बाद भी वैसे के वैसे रहे, जिनको नेगेटिव दिए वो 7 दिन में काले पड़ गए। तो ये हमारे भावों का प्रभाव एक एक अणु परमाणु पर पड़ रहा है। तो जो भोजन हम कर रहे हैं, जब हम भोजन करते समय बैठ के प्रार्थना करते हैं, कुछ मंत्र बोलते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। वो पहले के लोग संस्कृत बोलते थे, तो संस्कृत में उनकी प्रार्थना होती थी। तो कोई जरूरी नहीं है हम वो मंत्रों का पाठ करें, हालांकि शब्दों का भी महत्व है, ये नहीं है कि शब्दों का महत्व नहीं। आप गायत्री मंत्र को सही ढंग से उच्चारित करते हो, बहुत बड़ा प्रभाव है, पूरे वातावरण को शुद्ध करता है, हमारे मानसिक रोगों को दूर करता है, हमारे पूरे शरीर के वाइब्रेशंस को चेंज कर देता है। लेकिन वो कब, जब उसको सही ढंग से उच्चारित किया जाए। अब आप गायत्री मंत्र को अगर ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य इस तरह से बोलेंगे, उसका कोई अच्छा प्रभाव नहीं होगा। जब उसको सही ढंग से आप सही बलाघात के साथ उच्चारित करेंगे, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, जब इस तरह से आप बोलेंगे तो उसका प्रभाव बहुत, तो शब्दों का असर है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा असर हमारे भावों का। तो हमारी जब हम प्रार्थना करते हैं भोजन के समय, तो जरूरी नहीं आप मंत्र बोलें, आप जिस भाषा में सोचते हैं, बोलते नहीं है, जिस भाषा में आप सोचते हैं उसमें आपकी प्रार्थना होनी चाहिए, तो वो आपके भाव उसमें जुड़ेंगे। और भावों का जो प्रभाव है
कोई सातवें आसमान पर बैठा कोई भगवान उससे प्रसन्न नहीं हो जाएगा हमारे हाथ जोड़ने से। इस शरीर रूपी मंदिर में जो भगवान बैठा हुआ है, कहते हैं कण कण में भगवान है, तो वो ये भी तो भगवान है। इस भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम इसको जो आहार दे रहे हैं उसको सकारात्मक बनाने का काम कर रहे हैं। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो जो भोजन आप कर रहे हैं उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशन डालकर ग्रहण करें। भगवान का प्रसाद है ये समझकर ग्रहण करें। उसमें कोई नकारात्मकता न रहे। क्या लौकी बनाती है, क्या किया हमने, उस अच्छी बनी सब्जी को हमने अपने नकारात्मक विचारों के द्वारा हानिकारक बना लिया। तो अपने भावों का क्या प्रभाव है उसको समझे, तो अच्छी तरह से हम उसको जब भी भोजन करें शांत चित्त से, प्रसन्न मन से, सकारात्मक भाव डालकर भोजन करें। इसीलिए क्रोधित होकर, चिंतित होकर जब आप भोजन करोगे वो वाइब्रेशंस क्या जाएंगे, नकारात्मक। इसीलिए भोजन करते समय अगर कुछ सुनते हुए, बात करते हुए आप जाएंगे, कहीं ना कहीं उसकी निगेटिविटी आपके अंदर आ जाएगी, वो भोजन को दूषित कर देगी। इसलिए मौन होकर शांत चित्त से भगवान का प्रसाद का भाव रखकर भोजन करें। पानी भी पी रहे हैं, कोई लिक्विड भी पी रहे हैं, कोई जरूरी नहीं आप हर समय हाथ जोड़ जोड़ कर प्रार्थना करें। भोजन के समय तो आदत होती है, लोग कर लेते हैं, लेकिन पानी तो दिन में 10 बार पीने, हर बार को उसमें हाथ जोड़ के प्रार्थना की जरूरत नहीं है। आपने ग्लास हाथ में लिया है, 10 सेकंड के लिए उसमें सिर्फ अपने पॉजिटिव भाव डाल दीजिए। भगवान की शक्ति से भरा ये मुक्त जल तन मन को शक्ति, स्वास्थ्य और शीतलता प्रदान कर रहा है। जल, लिक्विड जो भी आप ले रहे हैं, अब आपने उसको चरणामृत बना लिया। तो हर भोजन को प्रसाद, हर पेय को चरणामृत बनाकर ग्रहण करें, अपने स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वाइब्रेशन डालकर उसको। क्योंकि बाहर से पता नहीं कौन कौन से भाव लेकर आया है। उस अनाज को पैदा करने वाले किसान के भाव, बेचने वाले व्यापारी के भाव, बनाने वाले के भाव, उनको हम नहीं परिवर्तित कर सकते। लेकिन अब जब थाली में आ गया है, कम से कम हम अपने पॉजिटिव वाइब्रेशन के द्वारा उसको ठीक कर सकते हैं। जब पहले मंत्र बोलकर थाली के चारों तरफ एक तरह से जल डालते थे और फिर आचमन करते थे, उसका क्या महत्व है। हमने एक तो वो जो आचमन के लिए जो जल लिया अभी मंत्रों के प्रभाव से उसको शुद्ध करके, तो वो हमें एक तरह से प्राइमिंग कर देता है, तैयार कर देता है कि अब भोजन आने वाला है, तैयार हो जाए। आते वगैरह सब अपनी आमाशय आते तैयार हो जाती है। और जो पानी छिड़का हमने, उसके द्वारा क्या किया, हमने उस भोजन के चारों तरफ एक कवच बना दिया है सकारात्मक वाइब्रेशंस का, कि कोई नकारात्मकता उसमें प्रवेश न कर पाए। ये सब साइंटिफिक चीजें हैं, हम उनका महत्व भूल गए हैं। रिचुअल समझ के हम उसका पालन नहीं करते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिक महत्व था। तो ये वाइब्रेशंस को उसके चेंज करने का काम है।